हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने जो है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 है, उसकी जो है हमने फर्स्ट पार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे वो जो थी एनी जो थी वो डायरी लिखा करती थी और क्यों उसने डायरी लिखना शुरू की, उसका रीज़न क्या था, सब कुछ मैंने उसके बारे में बताया था। और आज जो है हम उसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम उसके आगे की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसे देखिए, और अगर आपने वो पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट मत करिए, डायरेक्टली इसे देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ओनली फॉर करियर और मैं हूं आपके साथ जमन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई stories to Kitty. If I were to plunge right in, I did better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. क्या कहती हैं वो कि वो जो थी, मतलब एक तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उन्हें डायरी लिखना अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कौन उनकी डायरी पढ़ना चाहेगा। अब आप चाहें तो उसका थोड़ा सा देख सकते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने अपनी डायरी का नामकरण भी कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने अपनी डायरी को प्यार से क्या बुलाते हैं, किटी, और वो अपनी डायरी को एक अपनी फ्रेंड की तरह रखती हैं, और उसमें जो है वो फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती, वो अपनी रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं वो लिखना चाहती हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग होते हैं पढ़ाई वाले, वो फैक्ट्स लिखते रहते हैं, उस पर नोट बनाते रहते हैं, वो सब नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि वो उसमें अपने बारे में सब कुछ लिखें, अपनी जितनी भी जो बता रही हैं वो एक फ्रेंड, वो चाहती हैं उसके बारे में सब कुछ लिखें, जितनी भी उनकी पर्सनल बातें हैं सब उसके बारे में लिखें, ऐसा वो चाहती हैं। तो क्या कह रही हैं वो, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, वो ये कह रही हैं कि क्योंकि कोई मेरी जितनी भी कहानियाँ हैं जो मैं इसमें लिख रही हूँ, कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं समझ पाएगा जो मैं किटी में लिख रही हूँ। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई डिड बेटर प्रोवाइड अ बिल स्केच ऑफ माई लाइफ, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। वही कह रही है इसके लिए जो है, मतलब जिससे लोगों को मेरी डायरी की बातें समझ में आए। अब पता नहीं उन्हें कैसे पता था कि उनकी डायरी बाद में पब्लिश हो जाएगी, लेकिन अच्छा उन्होंने जो है एक तरीके से उन्होंने जो है उन्होंने सोचा कि इन फ्यूचर अगर किसी ने पढ़ी तब क्या होगा। अब उनको क्या पता था उनके नाम पे तो बुक ही छप जाएगी पूरी। तो क्या हुआ कि वो ये कहती हैं कि क्योंकि मेरी डायरी में मैं जितना भी लिख रही हूँ उसका एक वर्ड भी कोई भी नहीं समझ पाएगा। आपने देखा ही होगा अभी तक वो जो भी कह रही थी कि फिर मैं ये डायरी लिखना नहीं चाहती हूँ या चाहती हूँ, वो ये भी कह रही थी बीच में कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल जो है वो पूरे वर्ल्ड में अकेली है, जबकि मैं नहीं हूँ। मतलब वो कुछ भी कहे जा रही हैं। तो उन्होंने इसलिए कहा कि मैं जो है मेरी एक भी शब्द किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है मुझे पूरा ब्रीफली आपको बताना पड़ेगा, मेरी पूरी लाइफ का ब्रीफ स्केच देना पड़ेगा, जो पहले मेरे साथ हुआ है, जितने लोग मेरे साथ हैं, यानी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके सब के बारे में बताना पड़ेगा, जिससे जो है सब लोगों को समझ में आए। जबकि उन्हें जो है वो ये भी कह रहे हैं मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, वो जो है मतलब बताने में उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा कि वो बताएं, क्योंकि होता है ना कुछ लोग होते हैं आलसी, कि मतलब ज़र ज़र से काम में आलस आता उन्हें, बिल्कुल उसी तरह से ये भी है एनी फ्रैंक। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। वो ये कह रही हैं कि मेरे फादर जो हैं सबसे अच्छे फादर हैं दुनिया के, जो हर कोई कहता है। और वो ये कह रही हैं कि मैंने जो है मेरे जो फादर हैं उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की थी जब तक वो 36 ईयर्स ओल्ड नहीं हो गए थे, और मेरी मदर उस समय 25 ईयर ओल्ड थी। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मन इन 1926। उनकी बहन मार्गॉट जो थी वो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में उनका जो था मतलब बर्थ हुई थी, और कब हुई थी, 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और वो जो है 12 जून 1929 में पैदा हुई थी। ये समझो टोटल जो है 3 साल का डिफरेंस था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो कह रही हैं कि मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक। वो ये कह रही हैं कि मेरे फादर जो थे वो जो थे हॉलैंड जो थे माइग्रेट कर गए, यानी ऐसा होता है कि कहीं
किसी सिटी से छोड़ के दूसरी सिटी में जाना या एक स्टेट से छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना, इन सब चीज़ों को एक तरीके से कहो शिफ्टिंग, उससे हम कहेंगे माइग्रेट कर जाना। तो इनके फादर जो थे वो फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड के लिए, हॉलैंड या हॉलैंड के लिए माइग्रेट कर गए 1933 में। 1933 यानी जब ये 4 साल की थी तब। और इनकी मदर जो एडिथ होलेंडर फ्रैंक, ये जो हैं ये उनके साथ चली गई हॉलैंड। कब? सितंबर में। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये समझदारी दिखाई कि मार्गॉट और जो एनी फ्रांक है उन्हें जो है उनकी दादी के पास छोड़ दिया, जो कि आचेन में रहती थी। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गॉट जो थी वो दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। और ये जो थी, जो एनी फ्रांक थी, ये जो थी ये फरवरी में गई हॉलैंड। और कैसे गई, मतलब इसकी भी अच्छी स्टोरी है। ये जो थी मतलब जब मार्गॉट का बर्थडे आया तो मार्गॉट को एज अ बर्थडे गिफ्ट इन्हें दिया गया। यानी मतलब मार्गॉट अकेला फील करती होंगी तो इन्हें जो है एज अ बर्थडे गिफ्ट इन दोनों को मिला दिया उन लोगों ने। उन्हें भी हॉलैंड बुला लिया, इन्हें भी हॉलैंड बुला लिया। I started right away to the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6। अब वो आचैन की कहानी बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि मैंने जो है वहाँ पे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से पढ़ना शुरू किया और मैं जो थी वहाँ पे तब तक रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। At which time I started in the first form, in the sixth form I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form। मतलब वो ये कह रही हैं कि उन्होंने जो है फर्स्ट क्लास से वहाँ पे पढ़ना शुरू किया। और इन द सिक्स्थ फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस क्यूपरस। और वो ये कह रही हैं कि 6th क्लास में मेरी एक टीचर थी मिसेस क्यूपरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। वही कह रही हैं जब एंड ऑफ द ईयर आया तो दोनों ही मतलब रो पड़े, क्योंकि उस समय जो था, एक होता है ना कि जब एंड ऑफ द ईयर होता है तो हर स्टूडेंट का, जो भी जाने वाले होते हैं स्कूल से छोड़ने वाले होते हैं, वो पहले ही डिस्कस करने लगते हैं, मैं तो यार अगले साल स्कूल छोड़ दूंगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। और इसी तरीके से इनका भी पता था एनी फ्रांक का कि ये जो है अब चली जाएंगी स्कूल को छोड़ के। तो इनकी हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूपरस और इनका जो था बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। तो ये दोनों जो थे मतलब काफ़ी ज़्यादा रोने लगे और इन्हें जो है बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल मिला। हार्ट ब्रेकिंग यानी हार्ट को तोड़ना नहीं, मतलब बहुत ही दिल खोल के, ठीक है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। क्या हुआ कि 1941 में ग्रैंडमा जो थी इनकी वो इल हो गई, इल यानी बीमार हो गई, और एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका जो था एक ऑपरेशन हुआ, इसलिए इनका बर्थडे जो था वो छोटी मोटी सेलिब्रेशन के साथ पास हो गया, चला गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। वो ये कहते हैं कि ग्रैंडमा जो थी उनकी 1942 जनवरी में चल बसी, और किसी को भी ये नहीं अंदाज था कि फिर उन्हें जो है अपनी ग्रैंडमा के लिए कितना प्यार हो, वो कितना दुखी है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और वो ये कह रही हैं कि उस बार 1942 में जो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था वो एक तरीके से उनकी याद मनाने के लिए किया गया था ग्रैंडमा के लिए। अब वैसे तो नहीं होना चाहिए था बर्थडे सेलिब्रेशन, लेकिन उन्होंने याद मनाने के लिए किया, कोई बात नहीं। और ये जो सेलिब्रेशन था इसमें एक कैंडल ग्रैंडमा की भी लगाई गई थी, जिससे उन्हें पीस मिले उनकी सोल को। The four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942। और हम लोग जो थे बहुत खुशी खुशी रहने लगे और वहीं से हम पहुँचे आज की डेट में, यानी जब से वो डायरी लिखना शुरू की उन्होंने 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और वो ये कह रही हैं कि उनकी डेडिकेशन जो है डायरी की वो एक तरीके से वो अपनी ग्रैंडमा को ही दे रही हैं। अब यहाँ पे डेट लिखी है उन्होंने, जो मतलब अब उनकी डायरी का फर्स्ट पेज यहाँ पे दे दिया है। डेट क्या लिखी है? सैटरडे 20 जून 1942। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि
कौन सी डेट से जो है एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू की? तो आप लिख सकते हैं सैटरडे 20 जून 1942। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि उनकी डायरी का नाम क्या था। तो क्या था? किटी था उनकी डायरी का नाम। वो लिखती हैं डियरेस्ट किटी। अब वो किटी में ऐसे नहीं लिखती कि जैसे लोग लिखते हैं ना एक तरीके से यादें बनाने के लिए, नहीं, वो किटी को एक अपना फ्रेंड मानती हैं और एक फ्रेंड की तरह उससे सारी बातें बताती हैं। तो वो क्या कहती हैं? डियर किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्या है कि हमारी पूरी क्लास जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा है, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी डरी हुई थी। किस बात से डरी हुई थी? देखो, मेनली बच्चों का क्या, आजकल तो वैसे रीज़न होता नहीं, आजकल तो बोर्ड के एग्ज़ाम भी कैंसिल होने लगे हैं और बच्चे जो है आराम से ऐसे ही पास हो जाते हैं। लेकिन उस समय पे, जिस समय की ये बात है, उस समय पे बच्चे अगर पास हो जाते थे ना तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटती थी, क्योंकि पास होना ही बहुत बड़ी बात थी। और टॉप जो कर जाता था उसके लिए तो फिर मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट एकदम खाली पड़ी रहती थी, वो जाए आराम से उसका जो है वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल तो 95% आ गई, कोई बात नहीं, अच्छा किया, बस ख़त्म, इतने में हो जाता है। मैंने कई बच्चों को देखा कि फिर 87, 89, 95, कुछ बच्चे ऐसे मुझसे ही पढ़ते हैं कि जिनकी ऐसी परसेंटेज आई है, लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उन्हें जो है बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई या बहुत ही अच्छे ऑफर्स आने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या कहती हैं कि हमारी पूरी क्लास जो थी डरी हुई थी। अब आपको पता चल ही गया होगा क्यों डरी हुई थी। यहाँ पे उन्होंने रीज़न भी लिखा है, द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल केप्ट बैक। क्या था कि वो मीटिंग्स किस बारे में थी कि टीचर जो थे मीटिंग करते, उसमें बताते कि कौन बच्चा अगली क्लास में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ये भी होता था। आजकल के ज़माने में क्या है, 10th भी हो जाए, कितना ही डफर बच्चा हो, लेकिन पहुंच ही जाता है अगली क्लास में। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय जो मेहनत करेगा वही जाएगा, वरना फिर जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। पूरी मतलब पूरी तो नहीं, आधी क्लास जो थी बेट लगा रही थी। बेट मतलब कौन पास होगा कौन नहीं होगा। आगे उन्होंने दो बच्चों की स्टोरी लिखी है, जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट टू बॉयज़ बिहाइंड अस। तो ये कह रही है जीएन। अब जीएन उनकी कोई दोस्त है, उन्होंने जीएन का तो फुल फॉर्म लिखा नहीं, बहुत ज़्यादा आलसी हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है कि जीएन और मैं बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। किन की बातों पे? कि उनके आगे दो बच्चे बैठे थे, दो लड़के बैठे थे जो कि फालतू की बातें कर रहे थे, उनकी सिली बातों पे वो हंस रही थी दोनों। वो क्या कहती हैं, सीएन एंड जैक्वस हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड। वो ये कह रहे हैं कि आगे दो लड़के बैठे थे, एक का नाम था सीएन, एक का नाम था जैक्वस। ये दोनों जो थे बेट लगाए थे अपनी पूरी हॉलीडे सेविंग्स पे, जितनी भी उन्होंने हॉलीडे में सेव किया है पैसा, उस पर बेट लगा रहे थे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। तो उस पर वो बेट लगा रहे थे। जो बेट हारता ऑफकोर्स उसे जो है सामने वाले को पैसे देने पड़ते। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। वही बातें जो आजकल जो लड़कियां होती हैं आजकल, उन्हें यही बातें सोचती हैं कि मैं पास हो जाऊंगी, नहीं मैं नहीं होंगी, तुम होगी, नहीं। उन्हें क्या आता है कि बातें करने के लिए इतनी एनर्जी होती है उनमें कि अगर उतनी एनर्जी इकट्ठा की जाए ना, सारी जितनी भी लेडीज़ होती हैं, तो उनसे जो है अच्छी खासी एनर्जी बन सकती है। तो उन्होंने जो है दिन से लेके रात हो गई, लेकिन वो इसी बात पे चर्चा करती रहीं कि नहीं तुम बनो, तुम पास होगी, वो कहती है नहीं मैं नहीं होंगी, वो कहती है नहीं मैं हो जाऊंगी। मतलब यही सब फालतू की बातें। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लासेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट केम कांट काम देम डाउन। वो ये कह रही हैं कि जीएस जो थी वो भी मतलब एक तरीके से यही फालतू की बातें कर रही थी कि नहीं मैं पास होंगी, तुम होगी, नहीं होगी, वही सब बातें जो सीएन और जैक्वस कर रहे थे। और इनसे जो है एनी से जो है रहा नहीं गया और ये एकदम से गुस्सा हो गई। यहाँ पे लिखा ना, एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. वही कह रही हैं कि अगर तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं पास होंगी या नहीं होंगी या कौन पास होगा क्या नहीं होगा, तो ये जान लो कि
1/4 क्लास यानी 1/4 क्लास जो है ऐसी है कि जो पुतले टाइप के होते हैं ना बच्चे, कि मतलब जिन्हें बस क्लास में बैठना है, हाँ हाँ ऐसे सर हिलाते रहते हैं, बाकी भले ही दिमाग में कुछ ना घुसे लेकिन सर हिलाते रहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि 1/4 क्लास जो है फेल हो ही जाएगी। बट आगे वो ये भी कहते हैं टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। टीचर जो है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं जो कि दुनिया में है। अनप्रिडिक्टेबल यानी जिनको कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी टीचर जो है कभी कभी इतना घुल मिल जाते हैं बच्चों में, इतनी मजाक करते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करने लगते हैं, काफ़ी कुछ मतलब अच्छी अच्छी बातें बताने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। लेकिन एक समय ये भी आता है कि उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो मतलब अलग ही रूप में आ जाते हैं, डंडा लेके फिर सबको एक लाइन से मारते हैं चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो टीचर जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसमें मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा ठीक है। लेकिन हाँ होते हैं कुछ टीचर्स अच्छे भी होते हैं जो हमेशा सिंगल मूड में रहते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके 2 रूप होते हैं, एक रूप वो उनका खुशी वाला होता है, एक वो दुखी वाला होता है। दुखी वो नहीं होते, वो करते हैं बच्चों को। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब यहाँ पे आप गलत मतलब नहीं ले जाइएगा, ये एनी की गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है, यानी एनी के कुछ फ्रेंड बॉयज़ भी होंगे कुछ गर्ल्स भी होंगे। तो उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड्स को कहा है कि वो जो हैं आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो ये कह रही हैं कि मैं अपने और अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में ज़्यादा वरी नहीं हूँ कि वो पास होंगी या नहीं होंगी। वेल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स। वो ये कह रही हैं लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स। आगे वो कहती हैं एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो है इंतज़ार। आगे वो कहती हैं अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और तब तक जो है हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं और अपना मतलब एक तरीके से डिप्रेस होने से बचा सकते हैं एक दूसरे को। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। वो ये कह रही हैं कि मेरी जो है हर टीचर से अच्छी बनती थी। अब पहले क्या होता था ना, पहले जिस टीचर से आपने अच्छा चापलूसी कर ली, बटरिंग कर ली, वो टीचर जो था आपको पास कर देता था। वरना उस समय तो ऐसा चलता था कि उठाया आपने कितना ही अच्छा कर लिया, उन्होंने पेपर जो है फेल कर दिया, पेपर को जो है पूरा काट कूट के आपको जो है दे दिया फेल। उस समय पे ऐसा नहीं चलता था कि आपने जो है कंप्लेन कर दी, कुछ कंप्लेन वम्प्लेन नहीं, सीधा सरकारी स्कूल में जाओ, टीचर बैठे रहते थे, कोई नहीं पढ़ाता था, सब आराम से, मतलब कोई मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं थी, ब्रिटिशर्स का ज़माना था। आगे वो कहती हैं उनकी हर टीचर से जो थी अच्छी बनती थी, और टोटल टीचर्स थे 9, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर 9 टीचर्स, ठीक है, 7 मेन एंड 2 वुमेन। 7 मैन थे 2 वुमेन थे। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी वो टीचर्स मैथ्स। वो ये कह रही हैं मिस्टर कीजिंग एक टीचर थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन टीचर थे, एक तरीके से ओल्ड ही थे, और वो जो थे मैथ्स टीच करते थे। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। वो जो थे मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करते रहते थे एनी को। क्यों? क्योंकि एनी के अंदर एक बुरी आदत थी, वो थी बहुत ही ज़्यादा बातें करना, जो कि हर मतलब जितने भी गर्ल्स होते हैं सभी में होती है, वुमेन्स में भी होती हैं, आपने देखा होगा। आगे वो लिखते हैं आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे टू द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स क्या है कि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं चलता था कि फिर मतलब कोई बच्चा गलती करे जा रहा है तो उसे जो है मारो, ठीक है, और मेनली यूरोप में ये नहीं चलता था, और गर्ल्स को तो वैसे ही नहीं मारा जाता। तो क्या किया कि मिस्टर कीजिंग ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया कि इन्हें जो है एनी को इतनी ज़्यादा बातें करने पे उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने जो है इन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। और होमवर्क क्या था, उन्हें ऐसे लिख के लाना था अ चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स यानी जो बकबक करते हैं ना, उन्हें कहता है चैटर बॉक्स। What can you write about that? I did worry about the letter. I decided I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag and tried to keep quiet. वो ये कहती हैं कि अब मैंने सोचा कि मैं क्या लिखूँगी, चैटर बॉक्स पे क्या लिखा जा सकता है। मतलब चैटर बॉक्स में वो अपनी बुराई थोड़ी करेंगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करने चाहती हैं वो अपनी, लेकिन चैटर बॉक्स में वो ऐसा क्या लिखेंगी, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप अपने उस पर नोटबुक पे उसका टाइटल लिखा और उसे बंद किया और चुपचाप बैग में रख के फिर एकदम वो शांत हो गई, जिससे और कुछ ना बोले मिस्टर कीजिंग।
दैट इवनिंग आई after did finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. तो ये कहते हैं जब मैंने इवनिंग में सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो वो जो नोट था ऐसे का, वो जो था उसने मेरी आंखें रोक ली वहीं पे, मतलब रोक ली मतलब उनकी नज़रें वहीं पे टिक गईं. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. वो ये कह रही है अब मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी क्या लिखूंगी. और बच्चों का ये होता है जब मेनली पढ़ाई करते हैं, वैसे तो करते नहीं, और जब करते हैं तो पेन को चाबने लगते हैं. ठीक है, तो ये अच्छी आदत नहीं है. कभी कभी पेन की जो इंक है वो मुंह में चली जाती है और जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं. आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं आती, कुल्ली कर लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत होता है. ठीक है, और ये जो था इनके फाउंटेन पेन था उसको वो चाब नहीं थी. Anyone could ramble on the leave big spaces between the words. वही कह रही हैं कि कोई भी जो है मतलब किसी भी चीज़ पे लिख सकता है. ऐसा वो कह रही हैं. रैम्बल ऑन का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, यानी जैसे आजकल के बच्चे करते हैं ना कि ऐसे दिया है आपको सेव वाटर का और आप लिखने शुरू कर दी स्टोरी सुपरमैन की. तो वही चीज़ वो कह रही हैं कि कोई भी जो है किसी भी चीज़ पे मतलब अच्छा खासा लिख सकता है, कुछ ना कुछ तो टॉपिक्स होते ही हैं. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. लेकिन ट्रिक क्या है कि अपने आप को गलत ना ठहराओ, अपने आप को सही ही ठहराओ और सामने वाले को गलत ठहराओ. यानी वो उन्हें ये दिखाना चाहती हैं कि बातें करना अच्छा होता है और बुरा नहीं होता. यानी एक तरीके से होता है ना कुछ लोगों का स्वभाव के कभी कितना ही कुछ हो जाए, कितना ही वो गलत हो, लेकिन गलत नहीं बताते अपने आप को. आगे वो कहती हैं I thought and suddenly I had an idea. I wrote the pages Mr. Keating had assigned me and was satisfied. वो ये कह रही हैं कि मैंने जो है सोचा और सोचने के बाद मैंने उस पर 3 पेजेस लिखे. यहाँ पे तो एग्ज़ाम में भी 3 पेजेस नहीं लिखे जाते और उन्होंने जो है इस फालतू से टॉपिक पे 3 पेजेस लिख दिए. और फिर उन्होंने मिस्टर कीजिंग को ही अपना होमवर्क दिया और वो सेटिस्फाई भी हो गए. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. वो ये कहती हैं कि मैंने जो है उसमें आर्ग्यूमेंट दी कि बातें करना बच्चों की जो है एक आदत होती है और वो जो है गलत नहीं होती. ठीक है, और मैं जो है अपना खूब कोशिश करूँगी कि मैं उसे कंट्रोल करूँ. आगे वो ये कहती हैं बट that I would never be able to cure myself to the habit since my mother talked as much as I did, if not more. अब वो जो है कुछ बच्चे होते हैं ना कि फिर जब खुद की गलती एकदम पक्की होती है तो वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपनी मम्मी पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई बातें करने से क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बातें करती हैं. ठीक है, एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. और जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, ये आप अपने बायोलॉजी में पढ़ेंगे. इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, जो कि माँ बाप से आते हैं, गुण, ऐसे गुण जो माँ बाप से आते हैं. तो वो ये कहती हैं कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं वो मैं अपने अंदर से नहीं निकाल सकती. अब क्या होता है कि बच्चे जो हैं जब मतलब एकदम फंस जाते हैं ना, तो वो दूसरे इधर उधर के लोगों पे भी इल्ज़ाम डालना शुरू कर देते हैं. अब ये देखिए, ये है मिस्टर कीजी और ये है एनी. Mr. Keating had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way thought the next lesson, he assigned me a second essay. वो ये कहती हैं कि फिर मतलब मिस्टर कीजिंग पहले तो थोड़ा मतलब हंसने लगे, थोड़ा मुस्कुराने लगे मेरी आर्गूमेंट्स पे, जैसे टीचर करते हैं. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थॉट द नेक्स्ट लेसन. वे कह रही हैं लेकिन जब मैंने मतलब फिर भी बात की तो उन्होंने क्या किया, दूसरा टॉपिक सोच लिया, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे फिर से असाइनमेंट में दे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. इनकॉरिजिबल यानी ऐसी कोई चीज़ जिसे करेक्ट ना किया जा सके, यहाँ पे मीनिंग लिखा है. तो ये कह रही हैं कि उन्होंने मुझे फिर से ऐसे दिया और अब की टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी जो ऐसा जिसकी कभी आदत ठीक ही नहीं होती. आई हैंडेड it in and Mr. Keating had nothing to complain about the 2 whole lessons. वो ये कह रही हैं कि उन्होंने जो है मतलब मुझे ऐसे दिया और मिस्टर कीजिंग के पास कुछ भी नहीं था कि कंप्लेन करे मेरे बारे में अबाउट द 2 whole lessons, उन दोनों लेसन्स पे जो कि उन्होंने दिए थे उन्हें लिखने के लिए. आगे however during the 3rd lesson he did finally had enough.
यहाँ पे लेसन्स का मतलब यह है कि जब वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, जिसमें आप लेक्चर्स कहते हो ना, पीरियड्स कहते हो ना, वैसे। तो वही कह रही हैं कि 2 पीरियड तो वो एकदम शांत रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन तीसरे में उनका पारा गर्म हो गया, उन्होंने फाइनली उन्हें पनिशमेंट दे दी। और एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब ये जो था इनका, थोड़ा आपको हो सकता है थोड़ी मतलब कन्फ्यूज़न हो रही हो, इन्हें जो था सेकेंड टाइम ऐसे दिया था, उसमें इन्हें टॉपिक मिला था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो लिख के मिस्टर कीजिंग को दे दिया, ठीक है। और मिस्टर कीजिंग के पास कुछ नहीं था कहने को, क्योंकि एनी फ्रैंक बिल्कुल वही कर रही थी जैसा कि मिस्टर कीजिंग कह रहे थे। अगली बार फिर जब उन्होंने जो है मतलब फर्स्ट पीरियड में बात की, सेकंड पीरियड में बात की, लेकिन तीसरे पीरियड में उन्होंने फिर से उन्हें एक लेसन दे दिया, वो दे दिया ऐसे, जिसका टाइटल था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। क्वैक 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 यानी जो वो करती है ना बत्तखें, वो क्वैक क्वैक दिन भर करती रहती क्वैक क्वैक, तो उसके लिए जो है उन्होंने गुस्सा होकर इन्हें ऐसा टॉपिक दे दिया। The class roared. I had to laugh too, though I did nearly exhausted my ingenuity on the topic of cheddar boxes। क्या था कि पूरी क्लास जो थी, मतलब होता ही है क्लास में कुछ भी होता है तो बच्चों को जो है हंसने का एक मौका मिलता है, तो पूरी क्लास हंसने लगी, इवन दो एनी फ्रैंक भी हंसने लगी। और अब जो है उन्होंने सोचा कि अब मतलब मैं क्या लिखूंगी, अब इतना सब तो लिख चुकी हैं, वो एक एक बार में 3-3 पेजेस लिख रही थी, तो अब उन्होंने सोचा कुछ तो रियल लिखना पड़ेगा, अब जो है बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, अब जो है एकदम रियल रीजंस में लिखूंगी, ठीक है। इट वॉज द टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब वो सोच रही थी अब तो कुछ और अलग हट के करना पड़ेगा। जैसे हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं तो हम प्रोजेक्ट तक में इतना आलस दिखाते हैं कि मतलब हवा में जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट, लेकिन इन्होंने जो है फालतू के असाइनमेंट्स को भी इतना सीरियसली लिया, उन्होंने सोचा अब तो कुछ अच्छा करूँगी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड जम्प फॉर जॉय। वो ये सोच रही थी कि अब जो है मैं इन्हें पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखूँगी, जैसे कि पोएम्स नहीं होती वैसे, जिससे जो है मिस्टर कीजिंग खुश हो जाए, खुशी के हमारे उछलने लगे। मिस्टर कीजिंग वर ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट बट आई डिड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। क्या होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमेशा जब भी बैटल होती है या कभी भी आर्गूमेंट होता है तो टीचर सोचता है मैं इसे बेइज्जत कर दूं, और स्टूडेंट तो बहुत बड़ा वाला है, वो तो सोचता है मैं किसी तरह से इसे जो है मतलब पूरे स्कूल में बेइज्जत कर दूं, इसकी जो है ऐसा जोक बनाओ इसके ऊपर कि जो हर बच्चे को पता चल जाए और हर बच्चा इसके ऊपर हंसे, जिससे वो शर्मिंदा हो जाए। अब क्या हुआ कि मिस्टर कीजिंग सोच रहे थे मैं इसे शर्मिंदा कर दूंगा जिससे फिर कभी बात नहीं करेगी, लेकिन एनी फ्रैंक भी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने सोचा मैं इन्हें शर्मिंदा कर दूंगी, मैं इन्हें इतना अच्छा जोक मारूंगी, इनके ऊपर इतना अच्छा जोक करूंगी कि ये फिर मुझसे मतलब कभी टोकेंगे नहीं। तो ये क्या कहती हैं, आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वाइक टू मच। वो ये कहती हैं कि अब उन्होंने एक स्टोरी लिखी, स्टोरी के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया भी है। उन्होंने कहा कि स्टोरी में उन्होंने एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में बताया है। मदर जो थी डक थी, फादर जो थे स्वान थे। अब फादर जो थे वो स्वान थे, उन्होंने उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे यानी बच्चे थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है उन्हें काट काट कर मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल क्लासेस एज वेल एन। वो ये कह रही हैं कि लकीली मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर को कभी जोक मारो, आप कुछ भी कह दो, मतलब अगर आप सही भी बात कहो ना, जैसे टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और आपने कहा सर ये आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो टीचर क्या कहेंगे, मुंह चला रहे हो, मुझसे मुंह चलाओगे, मुझसे ज़्यादा पता, और फिर वो जो है आपको 2-3 हाथ लगा देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि लकीली टीचर ने जो है मिस्टर कीजिंग ने उनका जोक राइट वे में लिया, और उन्होंने क्या किया पूरी क्लास को ये पोएम सुनाई भी, और उन्होंने उस पर कुछ अपने विचार भी बताए कि ऐसा कर सकती थी, ऐसा कर सकती थी, और उन्होंने जो है बाकी सारी क्लासेज में भी बताई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड माई एक्स्ट्रा होमवर्क ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद से जो है कभी भी मुझे बातें करने के लिए रोका नहीं गया, यानी आखिरकार मिस्टर कीजिंग की हार हुई और एनी की जीत हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भी अब ये ट्राई करो, ऐसा ट्राई मत करना, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट ट्राई दिस एट होम और योर स्कूल और एनीवेयर, अदरवाइज चाटा इज़ ऑन योर फेस, ठीक है।
तो ये कभी भी ट्राई मत करना, वरना इसका परिणाम जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो क्या हुआ फिर, मिस्टर कीजिंग ने जो है फिर उसके बाद से मिस्टर कीजिंग एकदम अच्छे हो गए। वो हमेशा जोक मारने लगे, जोक क्रैक करने लगे, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे और वो हंसते खेलते रहते थे। ठीक है, ये जो है आपका एनी फ्रैंक ने लिखी है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये एक बुक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया, यानी थोड़ा सा पार्ट लिया गया जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो आपका चैप्टर यहीं पे पूरा ओवर होता है। एनी फ्रैंक के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कैसी थी एनी फ्रैंक, कैसे उन्होंने अपने टीचर को हराया नहीं मतलब एक तरीके से वो जो थी, उन्होंने एक तरीके से मिस्टर कीजिंग को जो है एक अपना बताया कि वो क्या सोचती हैं बातें करने के बारे में। आज का चैप्टर यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे लगता है आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, और कमेंट करके बताइएगा क्या क्या मैं इसमें और कुछ कर सकता हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।